नमस्कार दोस्तों, हेडलाइंस ऑफ द डे की सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज डेट 5 फरवरी और द हिंदू की जो इंपॉर्टेंट खबर है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उन्हें एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन एपिसोड की शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह एक मोटिवेशनल कोट के साथ, और कोट है, शासक और शासित के बीच के अंतर को कम किए बिना भ्रष्टाचार को हटाया नहीं जा सकता। और ये कथन है किरण बेदी जी का। और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे पिछले अभ्यास प्रश्न को। तो प्रश्न था, तेलंगाना में कैंसर के मामलों की संख्या 2015 से 2024 के बीच कैसे बदली। ऑप्शन से ए 40,177 से घटकर 35,000 हो गई, बी 45,000 से बढ़कर 52,334 हो गई, सी 40,177 से बढ़कर 52,334 हो गई, या डी 52,334 से घटकर 40,177 हो गई। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है सी 40,177 से बढ़कर 52,334 हो गई। इस प्रश्न का आप में से बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया था और आप इसका एक्सप्लेनेशन को हमारे पिछले एपिसोड में जाकर के देख सकते हैं। और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और शुरुआत करेंगे हमारी पहली न्यूज के साथ। न्यूज है, एग्रीकल्चर एंड डेयरी सेक्टर प्रोटेक्टेड इन इंडिया यूएस ट्रेड डील, गोयल टेल्स पार्लियामेंट। और ये टॉपिक जीएस पेपर 2 पॉलिटी से संबंधित है, साथ ही साथ एग्रीकल्चर से भी संबंधित है। तो न्यूज को समझ लेते हैं। तो केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने संसद में ये बताया कि भारत अमेरिका व्यापार समझौते में भारतीय कृषि और डेयरी क्षेत्रों को पूरी तरह संरक्षित रखा गया है। पहले कुछ उत्पादों पर 50% टैक्स था, जिसे घटाकर 18% कर दिया गया। और इससे श्रम प्रधान क्षेत्रों जिसमें कि टेक्सटाइल, लेदर, एमएसएमईज आदि के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। और ये समझौता मेक इन इंडिया, डिजाइन इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत को मजबूती देगा। एमएसएमईज और कुशल भारतीयों के लिए नए अवसर खुलेंगे। आप सभी को पता है कि अमेरिका भारत का अहम भागीदार है और विमान, परमाणु तकनीक, ऊर्जा संसाधन, अमेरिका इन क्षेत्रों में वैश्विक अग्रणी भी हो। और इसलिए ये समझौता रणनीतिक और आर्थिक दोनों रूप से काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अपनी अगली न्यूज को। तो न्यूज है, जयशंकर रूबियो वेलकम ट्रेड डील, डिस्कस क्रिटिकल मिनरल्स क्वाड कॉर्पोरेशन। और ये टॉपिक जीएस पेपर 2 आईआर से संबंधित है। न्यूज को समझ लेंगे। तो ये पूरा मामला भारत और अमेरिका के बीच हुए नए व्यापार समझौते से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले ये समझते हैं कि अमेरिका ने पहले भारत के सामान पर बहुत ज्यादा टैरिफ लगा रखा था, लगभग 50% तक। और अब नए समझौते के बाद ये टैक्स घटकर 18% कर दिया गया है। इसका सीधा फायदा ये होगा कि भारत का सामान अमेरिका में सस्ता बिकेगा और भारत से निर्यात बढ़ेगा। इससे खासकर कपड़ा, जूते, एमएसएमई और श्रम प्रधान उद्योगों को फायदा मिलेगा और रोजगार भी बढ़ेगा। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या भारत ने इसके बदले कुछ नुकसान उठाया है। उनका कहना है कि अमेरिका दावा कर रहा है कि भारत ने अपने कृषि और डेयरी सेक्टर को खोलने, रूसी तेल खरीद बंद करने और अमेरिकी सामान खरीदने पर सहमति दी है। लेकिन सरकार का साफ कहना है कि भारतीय किसानों और डेयरी सेक्टर से कोई समझौता नहीं किया गया है, यानी कि दूध, खेती और किसानों के हित सुरक्षित रखे गए हैं। और अब आते हैं एक बहुत जरूरी मुद्दे पर, महत्वपूर्ण खनिज यानी कि क्रिटिकल मिनरल्स। आज की दुनिया में मोबाइल, इलेक्ट्रिक गाड़ी, चिप्स, एआई, मिसाइल, सैटेलाइट, सब कुछ खास खनिजों पर निर्भर है, जैसे कि लिथियम और रेयर अर्थ एलिमेंट्स। इन खनिजों की सप्लाई ज्यादातर चीन के पास है। अब इसका खतरा ये है कि अगर चीन सप्लाई रोक दे तो पूरी दुनिया को टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री रुक सकती है। इसी खतरे को कम करने के लिए भारत और अमेरिका मिलकर इन खनिजों की नई सप्लाई चेन बनाना चाहते हैं ताकि किसी एक देश पर निर्भरता न रहे। इसी वजह से विदेश मंत्री जयशंकर ने अमेरिका में एक बड़ी बैठक में हिस्सा लिया, जहां तय हुआ कि भारत और अमेरिका मिलकर इन खनिजों पर सहयोग करेंगे। इसका फायदा भारत को यह होगा कि वह भविष्य की टेक्नोलॉजी में पीछे नहीं रहेगा और आत्मनिर्भर बनेगा। अब आती है क्वाड की बारी। तो क्वाड 4 देशों का समूह है, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। इसका मकसद है इंडो पैसिफिक क्षेत्र को सुरक्षित, खुला और संतुलित बनाए रखना, खासकर चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच। जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री ने तय किया कि क्वाड सहयोग को फिर से तेज किया जाएगा, क्योंकि पिछले कुछ समय से इसमें सुस्ती आ गई है। कुल मिलाकर अगर आसान शब्दों में समझे तो ये समझौता सिर्फ व्यापार का नहीं है, बल्कि भारत की आर्थिक ताकत बढ़ाने, चीन पर निर्भरता कम करने, नई तकनीक और खनिजों तक पहुंच बनाने और भारत को एक वैश्विक ताकत के रूप में स्थापित करने से जुड़ा है। और इसलिए सरकार इसे भारत के राष्ट्र हित में बता रही है और कह रही है कि इससे भारत लंबे समय में मजबूत होगा। और इसी के साथ आगे बढ़ेंगे अपनी अगली न्यूज की तरफ। तो न्यूज है, डिनोटिफाइड ट्राइब्स सीक्स कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन सेपरेट सेंसस एंट्री। तो इस मैटर को पूरा समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि भारत में कुछ ऐसे समुदाय हैं जिन्हें कि गैर अधिसूचित जनजाति यानी डीएनटीज, खाना बदोश और अर्ध खाना बदोश जनजाति कहा जाता है। ये वे समुदाय हैं जिनका जीवन पारंपरिक रूप से घूमते फिरते या अस्थायी बसावटों में रहा है। आज ये समुदाय देश के सबसे हाशिए पर पड़े और उपेक्षित वर्गों में गिने जाते हैं। अब सवाल उठता है कि ये समुदाय 2027 की जातीय जनगणना में अलग पहचान की मांग क्यों कर रही हैं। तो दरअसल 1931 के
बाद पहली बार भारत में जाति जनगणना होने जा रही है। ऐसे में इन समुदायों का कहना है कि अगर उन्हें फिर से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या ओबीसी के भीतर ही मिला दिया गया तो वे आंकड़ों में फिर से गायब हो जाएंगी और इसलिए वे चाहते हैं कि जनगणना फॉर्म में उनके लिए एक अलग कॉलम और अलग कोड हो। अब इसका ऐतिहासिक कारण भी समझना काफी जरूरी हो जाता है। तो अंग्रेजों के समय 1871 में आपराधिक जनजाति अधिनियम लाया गया। इसके तहत कई खानाबदोश समुदाय को जन्म से ही अपराधी घोषित कर दिया गया। आजादी के बाद 1952 में यह कानून खत्म हुआ, लेकिन इसके बाद इन समुदायों को अधिसूचित या गैर अधिसूचित जनजातियां कहा जाने लगा, यानी अपराधी होने का ठप्पा हट गया, लेकिन सामाजिक और आर्थिक नुकसान बना रहा। समस्या यह है कि आजादी के बाद के 70 सालों में इन समुदायों को ठीक तरीके से संवैधानिक पहचान नहीं मिली। कई समुदायों को एसटी, एसटी या ओबीसी में डाल दिया गया, लेकिन उनकी स्थिति इतनी खराब है कि वे इन श्रेणियों के भीतर भी प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते। यही वजह है कि ये लोग कहते हैं कि उनका गलत वर्गीकरण हुआ है। अब एक और महत्वपूर्ण मांग सामने आती है उप वर्गीकरण यानी सब कैटेगराइजेशन की। इन समुदायों के नेता कहते हैं कि डीएनटीज के अंदर भी बहुत ज्यादा असमानता है। कुछ समुदाय थोड़े बेहतर हैं जबकि कुछ अत्यंत पिछड़े हुए हैं। इसलिए वे चाहते हैं कि एक अलग अनुसूची के साथ साथ अंदरूनी उपवर्गीकरण भी हो ताकि सबसे ज्यादा वंचित लोगों तक लाभ पहुंचे। और इस मांग को वे सुप्रीम कोर्ट के अगस्त 2024 के फैसले से जोड़ते हैं, जिसमें एससी एसटी के उपवर्गीकरण को संवैधानिक रूप से मान्यता दी गई। अब सरकार की भूमिका को समझते हैं तो सामाजिक न्याय मंत्रालय ने रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को सिफारिश की है कि इन समुदायों को 2027 की जनगणना में शामिल किया जाए। मंत्रालय ने समुदाय के नेताओं को भरोसा दिया कि इन्हें गिना जाएगा, लेकिन कैसे गिना जाएगा यह अभी स्पष्ट नहीं है। इस बात को लेकर समुदायों में ये डर है कि अलग अलग कॉलम नहीं हुआ तो वे फिर से अदृश्य हो जाएंगे। एक बड़ी व्यवहारिक समस्या ये भी है कि इन समुदायों को जाति प्रमाण पत्र ही नहीं मिलते। केंद्र सरकार की सीड योजना जैसी योजनाएं मौजूद हैं, लेकिन लाभ बहुत कम लोगों तक पहुंच रहा है। पिछले 5 साल में 200 करोड़ रुपए के बजट में सिर्फ 69 करोड़ रुपए ही खर्च हो पाए हैं। वजह साफ है कि राज्य सरकार इन समुदायों को आधिकारिक प्रमाण पत्र देने में टालमटोल कर रही है। वहीं 2017 के आंकड़ों की बात करें तो कुल पहचान की गई जनजातियां लगभग 1200 थी और अभी 267 समुदाय किसी श्रेणी में शामिल नहीं है। अब कुल मिलाकर ये पूरा मुद्दा पहचान, न्याय और समावेशन से जुड़ा है। ये समुदाय कह रहे हैं कि जब तक हमें संवैधानिक मान्यता, जनगणना में अलग पहचान और उपवर्गीकरण के जरिए वास्तविक पिछड़ेपन की पहचान नहीं मिलेगी, तब तक विकास योजनाएं सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहेंगी। और इसलिए 2027 की जातीय जनगणना इनके लिए सिर्फ एक आंकड़ों की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि अस्तित्व और अधिकारों की लड़ाई है। और इतना समझने के बाद आगे बढ़ेंगे अगली न्यूज की तरफ। न्यूज है इंडिया सिटीज कुड सी फार हायर टेम्परेचर राइज देन प्रोजेक्टेड से स्टडी। जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट से संबंधित है, साथ ही साथ हेल्थ से भी संबंधित है। न्यूज को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि यह अध्ययन किस बात की चेतावनी देता है। तो दरअसल हाल ही में एक अध्ययन हुआ जिसके अनुसार भारत के शहर जितना हम सोच रहे हैं उससे कहीं ज्यादा तेजी से गर्म हो सकते हैं। खास बात यह है कि यह अध्ययन सिर्फ महानगरों पर नहीं बल्कि गैर महानगरी और मध्यम आकार के शहरों पर केंद्रित है, जिन पर आमतौर पर कम ध्यान दिया जाता है। और अब अध्ययन की पृष्ठभूमि को समझते हैं। यह शोध यूनाइटेड किंगडम के ईस्ट एंग्लिया विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने किया है। उन्होंने उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के 104 मध्यम आकार के शहरों का अध्ययन किया, जिनमें भारत के 18 शहर शामिल हैं। इन शहरों का विश्लेषण उस स्थिति में किया गया जब वैश्विक तापमान औसतन 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी होगी कि यह अध्ययन यह नहीं पूछता कि कोई इलाका औसतन कितना गर्म हो रहा है, बल्कि ये पूछता है कि शहर अपने आसपास के ग्रामीण इलाकों की तुलना में कितनी तेजी से गर्म हो रहे हैं, यानी शहर और गांव के बीच तापमान बढ़ने की रफ्तार का अंतर क्या है। अब शोध में यह पाया गया कि जलवायु मॉडल तापमान वृद्धि को कम आंक रहे हैं। अनुमान है कि भारतीय गैर महानगरीय शहरों में तापमान आधे से लेकर 2 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा बढ़ सकता है, जितना मौजूदा वैश्विक मॉडल बता रहे हैं। अध्ययन के अनुसार पंजाब का पटियाला शहर जो है वो एक चरम उदाहरण है। यहाँ जमीन की सतह का तापमान आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में 2 गुनी गति से बढ़ सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर वैश्विक जलवायु मॉडल पटियाला के लिए 2 डिग्री सेल्सियस वृद्धि का अनुमान बताते हैं, तो वास्तविकता में शहर के अंदर यह वृद्धि 4 डिग्री सेल्सियस तक हो सकती है। अब सवाल उठता है कि अतिरिक्त 2 डिग्री सेल्सियस से क्या फर्क पड़ेगा। तो ये मामूली अंतर नहीं है। इससे लू लगने की घटनाएं बढ़ेंगी, पानी की उपलब्धता पर दबाव पड़ेगा और एयर कंडीशनिंग और शीतलन पर सरकारी खर्च काफी बढ़ जाएगा। यानी ये सीधे सीधे जनस्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अब इस पूरी समस्या की जड़ समझते हैं, जिसे कहा जाता है शहरी उष्मा द्वीप प्रभाव या अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। यह वह स्थिति है जिसमें शहर अपने आसपास के ग्रामीण इलाकों की तुलना में ज्यादा गर्म हो जाते हैं। इसकी वजह है कंक्रीट और डामर की
अधिकता, हरियाली की कमी, घनी आबादी, वाहनों और उद्योगों से निकलने वाली गर्मी। अध्ययन में शामिल भारत के सभी 18 शहरों में ये प्रभाव देखा गया है। औसतन भारतीय शहरों में तापमान वृद्धि पृथ्वी प्रणाली मॉडल द्वारा अनुमानित क्षेत्रीय तापमान से लगभग 45% अधिक पाई गई है। इसका मतलब ये है कि शहरों के लिए बनाए गए जलवायु अनुकूलन उपाय वास्तविक खतरे से पीछे चल रहे हैं। और अंत में निष्कर्ष के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि ये अध्ययन एक गंभीर चेतावनी है। अगर शहरी नियोजन, हरित क्षेत्र, भवन डिजाइन और जलवायु अनुकूल नीतियों पर तुरंत ध्यान नहीं दिया गया तो भारत के शहर आने वाले वर्षों में अत्यधिक गर्मी के केंद्र बन सकते हैं। और इसलिए जलवायु नीति बनाते समय केवल वैश्विक औसत नहीं बल्कि शहर स्तरीय वास्तविकताओं को भी ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। और इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अपनी आज की अगली और अंतिम न्यूज को। न्यूज है लॉन्च ऑफ नासाज मिशन टू मून पुट ऑफ टिल मार्च। और ये जो पूरा टॉपिक है जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक से संबंधित है। न्यूज को समझ लेते हैं। तो नासा का चंद्रमा से जुड़ा एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन आर्टेमिस 2 फिलहाल टाल दिया गया है। आर्टेमिस 2 नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम के तहत पहला मानव युक्त मिशन है जिसमें ओरियन अंतरिक्ष यान में सवार अंतरिक्ष यात्रियों के साथ गहरे अंतरिक्ष प्रणालियों का परीक्षण करने के लिए चंद्रमा के पास से उड़ान भरना, लैंडिंग नहीं शामिल है। इसमें शामिल संगठन है नासा, अग्रणी एजेंसी है कैनेडियन स्पेस एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय भागीदार है। और ये मिशन इसलिए खास है क्योंकि यह आधी सदी से भी ज्यादा समय बाद चंद्रमा के लिए पहला मानव युक्त मिशन है जिसमें अंतरिक्ष यात्री शामिल होंगे। अब इसका प्रक्षेपण फरवरी के बजाय मार्च 2026 में होने की संभावना है। जानते हैं कि प्रक्षेपण आने की जरूरत क्यों पड़ी। नासा प्रक्षेपण से पहले एक अंतिम अभ्यास करता है जिसे वेट ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है। इसमें रॉकेट को बिल्कुल असली लॉन्च की तरह तैयार किया जाता है, ईंधन भरा जाता है, उल्टी गिनती होती है लेकिन उड़ान नहीं भरी जाती। इसी परीक्षण के दौरान हाइड्रोजन गैस का रिसाव पाया गया जो एक गंभीर सुरक्षा समस्या है। ये परीक्षण 2 दिन तक चला। इस दौरान स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट में तरल हाइड्रोजन और तरल ऑक्सीजन भरी गई। शुरुआत में इंजीनियरों ने कुछ रिसावों को ठीक कर लिया लेकिन जैसे ही उल्टी गिनती T5 मिनट तक पहुंची रिसाव और ज्यादा बढ़ गया और इसके बाद सुरक्षा को देखते हुए पूरा ऑपरेशन रोक दिया गया। अब ये समझना जरूरी है कि हाइड्रोजन इतना खतरनाक क्यों है। तो दरअसल नासा के अधिकारियों ने ये बताया कि हाइड्रोजन बहुत हल्की और अत्यधिक ज्वलनशील गैस होती है। इसका घनत्व कम होने के कारण इसे नियंत्रित करना बेहद मुश्किल होता है। थोड़ी सी चूक भी बड़े हादसे में बदल सकती है। रिसाव के अलावा भी कुछ तकनीकी समस्याएं सामने आई हैं जैसे ऑडियो संचार में रुकावट, हैच के दबाव से जुड़ा एक वाल्व ठीक से काम न करना। ये सभी चीजें मिलकर ये संकेत देती हैं कि रॉकेट अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं है। ये समस्या नई नहीं है। इसी तरह की रिसावों की वजह से पहले आर्टेमिस 1 मिशन भी महीनों तक टलता रहा है। हालांकि वह एक मानव रहित मिशन था जो अंततः 2022 में चंद्रमा की परिक्रमा करके सफल रहा। अब आगे की योजना समझते हैं। तो फिलहाल पूरे परीक्षण डेटा का विश्लेषण किया जा रहा है। जरूरी सुधार फ्लोरिडा के लॉन्च पैड पर ही किए जाएंगे। उसके बाद एक और पूर्वाभ्यास हो सकता है और तभी अगली लॉन्च तारीख तय होगी। फिलहाल 6 मार्च को अगली संभावित लॉन्च विंडो माना जा रहा है। अब मिशन के उद्देश्य को भी समझ लेते हैं। तो आर्टेमिस 2 मिशन में 4 अंतरिक्ष यात्री शामिल होंगे। यह मिशन लगभग 10 दिनों का होगा जिसमें अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा के पास से होकर गुजरेंगे लेकिन उतरेंगे नहीं। यह मिशन भविष्य के उस मिशन की नींव रखेगा जिसमें इंसान वास्तव में चंद्रमा पर कदम रखेगा। इस पूरे कार्यक्रम का बड़ा लक्ष्य है आर्टेमिस सिर्फ चंद्रमा तक जाना नहीं बल्कि वहां स्थायी मानव उपस्थिति स्थापित करना ताकि आगे चलकर मानव ग्रह के मानव मिशन की तैयारी की जा सके। और अंत में निष्कर्ष के तौर पर यह कहा जा सकता है कि आर्टेमिस 2 मिशन का टलना असफलता नहीं बल्कि सावधानी का संकेत है। यह दिखाता है कि आधुनिक अंतरिक्ष मिशनों में सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। यह मिशन मानव जाति के अंतरिक्ष भविष्य की दिशा को तय करेगा। और ये थी हमारी आज की सभी इंपॉर्टेंट न्यूज। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे इससे संबंधित एक अभ्यास प्रश्न को। आर्टेमिस 2 मिशन में निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अंतर्राष्ट्रीय भागीदार है? ए यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, बी जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, सी कैनेडियन स्पेस एजेंसी या डी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। और इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। और इस प्रोग्राम की पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम चैनल नेक्स्ट आईएएस हिंदी से डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अहम और जरूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।